वेलकम टू माई चैनल। लेक्चर आर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। बेसिक कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ, तो ये बहुत ही यूनिक डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके बेसिक कंसेप्ट बनाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपके MCQs कवर अप हो जाएं। तो रेडियो एक्टिविटी आज हमारा टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो रेडियो का मतलब होता है रिलेटेड करता है न्यूक्लियस से, ठीक है। रेडियो रिलेट करता है न्यूक्लियस से, और एक्टिविटी का मतलब है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो रेडिएशंस वगैरह अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो इमिट होती हैं उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह से रिलेटेड है कि न्यूक्लियस की अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का फोनेमिना जो था, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेनरी बैकरल ने ये 1896 में ये फोनेमिना ऑब्जर्व किया था, वहाँ पे देखा था। उसके बाद 1896 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर MCQ आता है, हेनरी बैकरल। और इसमें बेसिकली परफॉर्म्ड किया था एक्सपेरिमेंट ऑन दी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो चमक वगैरह आती है ना, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है ल्यूमिनियस और दूसरे फ्लोरेसेंस और ये सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह को। तो परफॉर्म किया ऑन दी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, हेनरी बैकरल ने 1896 में ये, ठीक है। और इन रेडियो एक्टिविटी का फोनेमिना ये डिस्कवर किया था 1896 में कि अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन वगैरह एमिट होती हैं। ये चीज़ें सामने आई थी 1896 में, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा कि हेनरी बैकरल ने देखा था कि जब यहाँ पे गामा रेस, ठीक है, ये गामा रेज एक्स रेज डिस्कवर्ड हुई तो वो फोटोग्राफ प्लेट पर तस्वीर बना देती हैं। तो क्योंकि जब भी हेनरी बैकरल ने ये चीज़ इस चीज़ को देखा गया कि जब एक्स रेज जो होती है ना, ये बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ना वो धुंधली सी तस्वीर वगैरह, उसके कलर वगैरह धब्बे से वगैरह बना दिए, ठीक है। ये सडनली एक्सपेरिमेंट सामने आया था। इस तरह हेनरी बैकरल ने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या कोई और ऑब्जेक्ट भी है जिनकी फोटोग्राफिक प्लेट अगर उठाई जाए तो वो मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर असर छोड़े, मतलब अगर कोई और ऐसी चीज़ है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कोई उसका धब्बे वगैरह इस तरह की चीज़ें बना दे, ठीक है। तो हेनरी बैकरल ने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनेसेंस को देखना शुरू कर दिया। यहाँ से फिर उसने चीज़ें शुरू कर दी, क्योंकि उससे पहले एक्स रेज की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, बेसिकली इसमें फ्लोरेसेंट आ जाता है और फास्फोरसिन आ जाता है। तो इसमें बेसिकली अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हम एक लफ्ज़ में पढ़ तो लेते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपके इंटरव्यू में ये वैसे कोई MCQs वगैरह बन सकता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है कि इन पर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के बाद विजिबल रेडिएशंस को खारिज करेगा या करता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ग्लो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब हम किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जब इसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये क्या करेगा, तो इन रेडिएशंस को फिर यहाँ से भी खारिज करेगा। जब ये खारिज करेगा रेडिएशंस को तो ये ग्लो करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ये ग्लो करता हुआ नजर आएगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इस हम कहते हैं कि ग्लो करता नजर आएगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लोरेसेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरेसेंट की प्रॉपर्टी। तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें करेंसी, वैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप वगैरह पर जब अल्ट्रावायलेट डालते हैं तो वो भी ग्लो करती है। जैसे आपका नोट है ना, आप 5000 का 10,000 का या कोई भी नोट, अगर आपके पास नया नोट होगा ना, उसके अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है। स्ट्रिप जो होती है ना, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकती है, ठीक है। हम कहते हैं ना, वो नया नोट होता है, उसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो वो ग्लो वगैरह करता है। तो इसलिए वो भी बेसिकली फ्लोरेसेंट, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, फ्लोरेसेंट इसकी बिहेवियर करता है। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टी किस में होती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के पास किसी लाइट सोर्स को रखें तो वो लाइट सोर्स को हटा लें तो वो ऑब्जेक्ट इसकी लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास हमने किसी एक सोर्स को रख दिया, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, बल्ब को रख दिया, लालटेन को रख दिया, तो ये इस एनर्जी को अब जज़ब कर लेगा। इस एनर्जी को जब जज़ब कर लेगा तो ये इस सोर्स को हम वापस हटा लें तो ये जज़ब की हुई एनर्जी जो होगी वो बेसिकली इसके काम आएगी, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट एनर्जी जज़ब की होगी तो वो विजिबल रेडिएशन में इमिट करेगा। जब इसको हटा लेंगे तो ये वाला अब इमिट करना शुरू कर देगा, जो इसने एनर्जी को जज़ब किया होगा वो हमें ग्लो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो
ये हमारे पास वॉचेस वगैरह होती हैं ना, घड़ियाँ वगैरह होती हैं जो अंधेरे में चमकती हैं, उनकी एग्जांपल वगैरह ये हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हेनरी बैकलैंड ने जब ल्यूमिनेंस के मुख्तलिफ तजर्बात किए तो उसने फोटोग्राफिक फिल्म को किसी ब्लैक शीट में रोप करके इसके ऊपर मुख्तलिफ, हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर ना एलिमेंट्स को रख दिया। काफ़ी अरसे के बाद इसने देखा कि फ़ोटोग्राफिक फिल्म पर कोई निशान नहीं बना। तो इसने देखा कि जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को रखा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, लपेट के ऊपर उसके ल्यूमिनेसेंस के मुख्तलिफ तजर्बे की, जब उसने रखा तो उसके ऊपर कोई निशान नहीं बना। एक बार उसने यूरेनियम को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम को जब हादसाती तौर पर, मतलब ये हादसाती मतलब ये उसने जान के नहीं रखा था, ये हादसाती तौर पर ऐसे सामने आया कि फोटोग्राफी फिल्म पर उसने रखा तो अगले दिन मुख्तलिफ निशान उसके ऊपर नजर आने लगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, फिल्म के ऊपर। तो वो काले रंग के धब्बे वगैरह उसके ऊपर नजर आ गए, इस जो कि इसके लिए एक बहुत बहुत अमेजिंग बात थी, क्योंकि इसने कभी ये सोचा भी ना था कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है इसको मतलब कि यूरेनियम धुंधला कर देगा। क्योंकि फोटो ये तो हमने देखा था ना, फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह बेसिकली हमने पहले जब बात की कि फोटोग्राफिक फिल्म जो हमारे पास होती है ये कौन सी होती है, इसको फिर हमने देखा तो ये बेसिकली ये यूरेनियम जो है ना, इसकी वजह से उसके ऊपर निशान वगैरह नजर आने लग गए। तो इसके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी ये, ठीक है। तो इसने फिर आगे फर्दर दीज इनविजिबल रेडिएशन जो यूरेनियम से निकली हैं, तो इनविजिबल रेडिएशन जो उसने उसको नाम दिया बैकलर रेडिएशन का नाम दिया। नो दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड द न्यूक्लियर रेडिएशंस। अब ये न्यूक्लियर रेडिएशंस इनको हम कहते हैं। तो फर्दर फिर बेसिकली जब ये हेनरी बैकलर ने ये 1800 जब हमने बात की 1896 में जब ये तजर्बा वगैरह किया और ये सारी चीज़ें सामने आई, उसके बाद फिर मैरी क्यूरी और इसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने बेसिकली दो नए एलिमेंट्स डिस्कवर वगैरह किए, उनको हम रेडियम और पोलोनियम का नाम देते हैं, और इसी के ऊपर उनको फर्दर फिर तजर्बात करने के ऊपर बाद में फिर इनको नोबल प्राइज़ मिला था, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। पेरी क्यूरी उसका हस्बैंड था, उसकी फिर बाद में इसको जहर वगैरह दे दिया था, इसकी डेथ वगैरह हो गई थी, और उसके बाद मैरी क्यूरी फर्दर इसने फिर और तजर्बात वगैरह किए और इसको फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आई थिंक इसको बेसिकली 2 नोबल प्राइज़ इसको मिले हैं। इसके पास ये है, ठीक है, इसको 2 नोबल प्राइज़ मिले हैं मैरी क्यूरी को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एट अ टाइम इसके पास 2 नोबल प्राइज़ थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। और इसके बाद दिस टाइम मतलब दैट टाइम जो था ना, वो जो टाइम था वो बेसिकली पेन ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक और उसके बाद आर्टिस्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए बेसिकली ये फिर बाद में इनको फिर यूज़ किया गया रेडियम वगैरह को, और ये मतलब ये बेसिकली रेडोन और यूरेनियम वगैरह को ये डिफरेंट हम यूज़ के लिए यूज़ वगैरह करने लग गए, ये ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए, एनर्जी के लिए, और उसके बाद पेन ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए हम इसको यूज़ वगैरह करने लग गए। और उसके बाद फिर रेडियम जो था और इनको फिर हमने बेसिकली यूज़ किया रेडियम पेंडेंट ये ट्रीटमेंट के लिए किया, रेडोन वाटर को एनर्जी के लिए, और यूरेनियम ब्लैंकेट को हम ये बेसिकली ये आर्टिस्ट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगे। दीज आर द हार्मफुल एक्स। अगर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पास हार्मफुल होती हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन। ये तो बाद में पता चली अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है, पहले इनको न्यूक्लियर रेडिएशंस का नाम दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, ये रेडिएशन हमेशा हमारे सराउंडिंग में रहती हैं और अभी भी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं होती, ये हम बेयर कर सकते हैं। बनाना, इसी तरह ड्राई फूड और ह्यूमन बीइंग, और ये बेसिकली सारी रेडिएशन वगैरह इमिट करती रहती हैं ये वाली, ठीक है। बट दीज रेडिएशन नॉट हार्मफुल, इसलिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब हार्मफुल होती नहीं है, ये होती हैं लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो हेनरी बैकलर ने फिर आगे फर्दर बात की कि अनस्टेबल न्यूक्लिया इमिट द रेडिएशंस, और उनमें फिर रेडिएशंस कौन कौन सी मोर देन 100 एलिमेंट उनको डिस्कवर किए हेनरी बैकलर ने। उनमें फिर लेस स्टेबल न्यूक्लियाई और ग्रेटर स्टेबल न्यूक्लियाई, तो ये बातें वही आएंगी बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, तो आपने प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है। इनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज स्टार्ट इंक्रीज देन द न्यूक्लिया इज बिकम अनस्टेबल। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, तो हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो अनस्टेबल होगा। इफ बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियस इज स्टेबल, अगर ग्रेटर देन न्यूक्लियस होगा अगर बॉन्डिंग एनर्जी, तो वो हमारे पास स्टेबल होगा,
ठीक है। इफ़ द बॉन्डिंग एनर्जी लेस देन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कम होगी बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो उस वक्त हमारे पास अनस्टेबल होगा। ठीक है, हमारा न्यूक्लियाई, ठीक है, एनर्जी कम है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको आपस में होल्ड नहीं करेगी, कोलम फोर्स डोमिनेट नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो इसलिए वो अनस्टेबल हो जाएगा। एज वी मूव फ्रॉम टूवर्ड द हायर एटॉमिक मैसेज, हायर एटॉमिक मैसेज की तरफ जाएंगे, ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। हायर एटॉमिक मैसेज, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्ट डिक्रीज एंड न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। उनके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया कि इसके यहाँ पे हमने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा और यहाँ से फिर वो चैम्बर के अंदर, ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह लगा दी और यहाँ पे फिर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन ये जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा यहाँ पे इसको चार्ज दिया जाएगा तो बीटा इस तरफ चले जाएगी तो हम कहेंगे बीटा के ऊपर नेगेटिव है, और जो अल्फा होगा वो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएगा, हम कहेंगे अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गामा रेज होगी वो सीधी चले जाएगी, हम कहेंगे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की आइडेंटिफिकेशन की गई, और उसके बाद फिर फर्दर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस के बारे में बताया गया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्रेटर मैस होता है, और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और बीटा पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज होता है, लो मैस होता है और ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, और गामा रेडिएशन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और गामा रेडिएशंस न्यूट्रल होती है और मैस लेस होता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो गामा रेडिएशन के बारे में यहाँ पे बताता चलूँ, जब गामा रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, जिससे इंसान का डीएनए तब्दील हो जाता है, इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। मतलब जैसे कि हल्क फिल्म वगैरह देखी है ना, हल्क फिल्म, ठीक है, ये इंग्लिश मूवी है, उर्दू ज़ुबान में जब आपने उसको देखा हल्क मूवी, ठीक है, ये इंग्लिश मूवी है। ठीक है, तो बहुत इसमें उसकी डीएनए वगैरह तब्दील हो, तो वो सारी इसी के ऊपर बनी है कि गामा रेडिएशंस का इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये तीनों मेडिकल में इनका इस्तेमाल है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है ना बड़े एहतियात से किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन